Please put a heading. Quit India movement. Okay, before we move to Quit India movement, there's something which I would like to discuss. When the demand of dominion status was kept in front of Britishers, जब dominion status की डिमांड को रखा गया था, and Britishers ignored that, ठीक है, तो कांग्रेस ने क्या अपना ऑब्जेक्टिव बनाया? कंप्लीट इंडिपेंडेंस, पूर्ण स्वराज। पूर्ण स्वराज या डोमिनियन स्टेटस देने के बजाय ब्रिटिशर्स ने क्या तरीका निकाला? एक मिडवे उन्होंने निकाला कि हम डिप्रेस्ड क्लास को अलग से इलेक्टोरेट देंगे, सेपरेट इलेक्टोरेट टू डिप्रेस्ड क्लास। जैसे उन्होंने कम्युनिटी बेसिस पे सेपरेट इलेक्टोरेट की बात की थी ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, राइट? सो दे केम अप विद दिस सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर द डिप्रेस्ड क्लास। अच्छा, व्हाई दिस मूव वाज टेकन अप? ये जो स्टेप था ये क्यों लिया गया? इफ यू कैन रिलेट टू इट, जब हमने कांग्रेस के फॉर्मेशन की बात की थी तब हमने इस बारे में डिस्कस किया था, इफ यू रिमेंबर। कांग्रेस रिप्रेजेंटेड पैन इंडिया, all the classes, all the communities, all the sections, all the religions, right? So if you talk about appeasement, या आप किसी particular class या particular group of an organization को ज्यादा फेवर करें in front आके, ठीक है, आप फ्रंट होके, तो there are high chances कि आप उस organization में rift create कर सकते हैं, right? अगर डिप्रेस्ड क्लासेस को इस तरीके से पोर्ट्रे किया जाए कि हायर क्लासेस ऑफ द सोसाइटी स्टिल कंसीडर यू टू बी लोअर, वो अगर सारी पावर हम हायर क्लासेस ऑफ द सोसाइटी को दे देंगे तो भी आपका कोई उत्थान नहीं होना है, आपका कोई डेवलपमेंट नहीं होना है। सी वी ब्रिटिशर्स आर सो गुड, सो प्रोग्रेसिव कि हम आपको सेपरेट इलेक्टोरेट बना के दे रहे हैं, हम आपके हित की बात कर रहे हैं, ठीक है। इसे कहते हैं पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट, तुष्टीकरण, जो आज भी पॉलिटिकल पार्टीज करती हैं। आपने देखा होगा जैसे ही चुनाव आते हैं हर पॉलिटिकल पार्टी किसी एक पर्टिकुलर सेक्शन की तरफ ज्यादा इंक्लाइंड दिखेगी, चाहे कोई पर्टिकुलर रिलीजन हो, पर्टिकुलर कम्युनिटी हो, एक या महिलाएं ही क्यों ना हो, है ना। बड़े बड़े वादे किए जाएंगे मैनिफेस्टो में कि हम इस पर्टिकुलर रिलीजन के लोगों के लिए ये काम करेंगे, हम विमेन के लिए ये काम करेंगे, फ्री सिलेंडर, फ्री राशन, सुकन्या योजना, ये योजना, वो योजना फॉर विमेन, विच इज अ गुड थिंग, बट ऑन ग्राउंड अगर हो रहा है उतना तो ठीक है। तो इसे कहते हैं अपीजमेंट की पॉलिसी, किसी एक पर्टिकुलर क्लास को अपीज करना। यही पॉलिसी, पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट वाज टेकन अप, और उसको किस चीज का फॉर्म दिया गया, किस चीज का रूप दिया गया? कम्युनल अवार्ड, यानी कि सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर डिप्रेस्ड क्लासेस, ठीक है। नाउ दिस वाज इनफ to create ideological differences, resentments, dissensions within the organization, which was INC, ठीक है। INC protested against it, communal award के against protest हुआ, INC was not ready to come up with this particular system, ठीक है। फिर क्या होता है? पूना पैक्ट होता है और वापस से जॉइंट इलेक्टोरेट कर दिया जाता है। अब कोई सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं है, जॉइंट इलेक्टोरेट दिया जाता है, यानी कि कॉमन इलेक्टोरेट दिया जाता है, लेकिन रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट आता है, रिजर्व की जाती है सर्टेन सीट्स फॉर सर्टेन कम्युनिटीज और फॉर द डिप्रेस्ड क्लास। तो अगर क्वेश्चन आ रहा है अबाउट रिजर्वेशन, सपोज सोशल इशू के उसमें पार्ट में ये क्वेश्चन आया है, तो आप ये मेंशन कर सकते हैं कि हम रिजर्वेशन का इमर्जेंस कहां से देख रहे हैं, ओरिजिन कहां से देख रहे हैं, यहां से देख रहे हैं, ओके। पहले सेपरेट इलेक्टोरेट की बात करते हैं ब्रिटिशर्स, ठीक है, ना वो डोमिनियन स्टेटस को मानते हैं, ना पूर्ण स्वराज को मानते हैं, बट सेपरेट इलेक्टोरेट की बात करते हैं। उसके अगेंस्ट जब आईएनसी प्रोटेस्ट करती है तो जॉइंट इलेक्टोरेट ही रखा जाता है, बट रिजर्व सीट्स दी जाती हैं, जिसको बाद में रिजर्वेशन का रूप दिया गया, हमारे आरक्षण।
और गांधी जी किस चीज के साथ फ्रंट में आते हैं? हरिजन कैंपेन्स के साथ, ठीक है। अनटचेबल्स, द लोएस्ट ऑफ द लोएस्ट कम्युनिटीज, ठीक है, जो एकदम निचले तबके थे समाज के, जो अनटचेबल्स थे, अछूत थे, उनको हरिजन का नाम देते हैं गांधी जी, और उनके उत्थान के लिए कैंपेन्स चलाए जाते हैं। देन व्हाट हैपेंस? 35 का एक्ट आता है और प्रोविंशियल ऑटोनॉमी इंट्रोड्यूस की जाती है। प्रोविंसेस में ऑटोनॉमी, क्या है प्रोविंशियल ऑटोनॉमी? वो प्रिंसली स्टेट्स थे बेटा, प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज्ड, हम प्रोविंसेस की बात कर रहे हैं। यस, ब्रिटिश एम्पायर या ब्रिटिश इंडिया जिसे हम कहते हैं, वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड था ब्रॉडली, ठीक है। एक थे प्रिंसली स्टेट्स यानी रियासतें, जिसमें अभी भी रॉयल फैमिलीज रूल कर रही थी, ठीक है, और एक थे ब्रिटिश प्रोविंसेस, वो एरियाज जो ब्रिटिशर्स ने डायरेक्टली अनेक्स किए थे। प्रोविंसेस का एरिया बड़ा था, ज्यादा था। प्रोविंसेस में हमें डायरेक्ट ऑटोनॉमी तो नहीं मिली, हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस तो नहीं मिला, लेकिन कांग्रेस की इस मांग को माना गया कि प्रोविंसेस जो एरिया थे, आप राज्य समझ लीजिए उनको एक तरीके से उस समय के, वहां पे ऑटोनॉमी मिली। ऑटोनॉमी मतलब वहां पे जो लेजिस्लेटिव सिस्टम बना, जो लेजिस्लेचर बना, जो नियम बनाने की गवर्नमेंट जो बॉडीज बनी, उसमें कांग्रेस के लीडर्स को पार्टिसिपेशन मिला, ठीक है। अब प्रोविंसेस में कांग्रेस द्वारा बनाए गए मिनिस्ट्रीज हैं, यानी कि लेजिस्लेटिव में कानून बनाने की प्रक्रिया में अब कांग्रेस के लीडर्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। कहां पे? नॉट इन प्रिंसली स्टेट्स बट इन प्रोविंसेस। इज दैट क्लियर? इज इट क्लियर? ओके। नाउ 1939 में वर्ल्ड वॉर सेकेंड के टाइम पे, ठीक है, वर्ल्ड वॉर सेकेंड में एक वर्ल्ड वॉर सेकेंड में इंडिया से विदाउट कंसल्टेशन, या आप कांग्रेस कह लो, उस समय इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही थी आईएनसी, उससे कंसल्टेशन के बगैर इंडिया का पार्टिसिपेशन डिक्लेयर कर दिया जाता है बाय द ब्रिटिशर्स, ओके। एंड दिस लेड टू रिजेंटमेंट अगेंस्ट ब्रिटिशर्स ऑन अ वेरी मैसिव लेवल। इज दैट क्लियर? वर्ल्ड वॉर वन के टाइम में क्या हुआ था? एग्जीक्यूटिव में और लेजिस्लेटिव में पार्टिसिपेशन देंगे वर्ल्ड वॉर वन के टाइम पे, ये उन्होंने, हाँ बोलो। एक्सट्रीमिस्ट ने क्या कहा था? फ्रीडम देंगे, हमें पार्टिसिपेट करने का मौका देंगे डिसीजन मेकिंग में, राइट? और दोनों ही फुलफिल नहीं हुए। वर्ल्ड वॉर टू में क्या होता है? विदाउट कंसल्टेशन ऑफ कांग्रेस इंडिया इज डिक्लेयर्ड टू बी अ पार्टिसिपेंट, ठीक है। नाउ कम्स द फाइनल अल्टीमेटम या वॉर टाइम क्राइसिस, जो सिलेक्टिव डिसेंट टू असर्ट फ्री स्पीच विदाउट डिसरप्टिंग वॉर एफर्ट। नाउ फ्री स्पीच को बैन किया जाता है, फ्री स्पीच पे रेस्ट्रिक्शन लगाई जाती है वॉर टाइम पे, ठीक है, ताकि ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट कोई नैरेटिव प्रोपोगेट ना किया जा सके लीडर्स के द्वारा, ठीक है। उस पे जो रेस्ट्रिक्शन लगाई जाती है, जो लिमिटेशन लगाई जाती है, दैट रिजल्टेड इन इंडिविजुअल सत्याग्रह, ठीक है। लोगों ने इंडिविजुअल लेवल पे वो सत्याग्रह किया गांधी जी के पाथ को फॉलो करते हुए। क्यों? क्योंकि हमारे बोलने की आजादी पर भी रेस्ट्रिक्शंस लगाई जा रही हैं। देन कम्स क्रिप्स मिशन, पोस्ट वॉर डोमिनियन स्टेटस offer rejected as post dated check. Now a very smart and strategic move, अगर थोड़ा सा समझने की कोशिश करो, इतने दिन से डोमिनियन स्टेटस की मांग हो रही है ना? जब वर्ल्ड वॉर टू के टाइम पे क्रिप्स मिशन आता है, तो वो डोमिनियन स्टेटस को क्या बोल के डिनाई कर देते हैं कि ये तो बाउंस चेक है, पोस्ट डेटेड चेक है, यानी कि ये तो बहुत पुरानी बात हो गई, अब इसका कोई मतलब नहीं है। तो जब डिमांड रखी गई तब माना नहीं गया। देन दे केम अप विद डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स, ओके, सेपरेट इलेक्टोरेट्स एंड डिफरेंट थिंग्स, बट जब प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ने लगा तो उन्होंने क्या कह के रिजेक्ट किया? नाउ दिस इज समथिंग इन द पास्ट, इट इज पोस्ट डेटेड, इसकी अब इतनी वैल्यू नहीं है। आर यू गेटिंग द पॉइंट?
Then comes Quit India movement. Okay, that is in 1942, where Gandhi ji comes up with the slogan of do or die, करो या मरो. गांधी जी इसमें ये स्लोगन देते हैं. तुरंत रिवोल्ट्स होते हैं, तुरंत प्रोटेस्ट होते हैं, मेजर लीडर्स को अरेस्ट किया जाता है क्विट इंडिया में. ठीक है. नाउ क्विट इंडिया मूवमेंट was not only the mass movement but it could be seen as final nail in the coffin. जैसे हम कहते हैं ना इंडियन नेशनल मूवमेंट का जो फाइनल स्टेप अगर आप कहें, या द फाइनल और द लास्ट रिजॉर्ट टू क्रिएट सोशल प्रेशर ऑन ब्रिटिशर्स, हम क्विट इंडिया मूवमेंट को वैसे देखते हैं. भारत छोड़ो आंदोलन को किस तरह से देखा जाता है कि वो आखिरी ऐसा स्टेप था जो ब्रिटिशर्स पे मास प्रेशर क्रिएट करने के लिए लिया गया. गांधी जी की पॉपुलैरिटी पीक पे है इस समय. ठीक है. उनके आइडियोलॉजीज से बहुत सारे लोग एसोसिएट कर रहे हैं, डिसेंशंस भी हैं, बट स्टिल मासेस को मोबिलाइज करने में वो काफी हद तक सक्सेसफुल हो चुके हैं. लोगों में सेल्फ रिलायंस की भावना आ रही है. ठीक है. स्वतंत्र की होने की भी और स्वावलंबी होने की भी. साथ ही साथ गांधी जी का ग्रास रूट लेवल पे आकर काम करना महिलाओं के लिए, हरिजन्स के लिए, डिप्रेस्ड क्लास के लिए उनको एक पॉपुलर पब्लिक फिगर बना देता है. ठीक है. तो उनके पास एकदम ग्रास रूट लेवल का सपोर्ट है. ऐसे समय में, ऐसे टाइम में एक ऐसा मूवमेंट लॉन्च किया जाता है विच रिक्वायर्ड पार्टिसिपेशन फ्रॉम ऑल द सेक्शंस ऑफ सोसाइटी एंड इट हैपेंड सो. ओके. और गांधी जी का वो व्हाट यू से स्लोगन देना, डू और डाई, इट वॉज लाइक अ फाइनल कॉल कि अ पर्सन हु हैज ऑलवेज एडवोकेटेड द पॉलिसी ऑफ पीस, नॉन वायलेंस, शांति का जिसने हमेशा संदेश दिया है, या शांति से ही जिसने सारे मूवमेंट्स को चलाया है, वो अभी भी नॉन वायलेंस की बात नहीं कर रहे हैं, अभी भी वो अहिंसा की ही बात कर रहे हैं. लेकिन इट वॉज लाइक अ फाइनल कॉल कि अगर हमने अभी प्रोटेस्ट नहीं किया, अभी हमने प्रेशर नहीं बनाया, तो हम कभी अपने देश को आजाद नहीं करवा पाएंगे. ठीक है. तो जब कोई व्यक्ति बहुत काम है, बहुत शांत है, बहुत कहते हैं ना शांति से चीजों को सुलझाने की कोशिश कर रहा है, और फिर वो कोई ऐसा अल्टीमेटम दे दे या अल्टीमेट कॉल दे दे, तो इट क्रिएट्स मोर वेटेज. है ना. जिस ऐसे नहीं होता जिसको कभी गुस्सा नहीं आता है, व्हेन ही गेट्स एंग्री तो बहुत ज्यादा गुस्सा करता है, तो वैसा वाला. आपको रोज शायद मदर टोकती होंगी तो उतना असर पड़ना बंद हो जाता है. किसी दिन फादर टोक दें तो उसका असर होता है, उसका आपको प्रेशर फील होता है. तो सेम. नाउ दिस वी विल डू लेटर. एक चीज जो मुझे आपको बतानी है यहाँ पे स्पेशली व्हेन इट कम्स टू गांधीयन फिलॉसफी. ठीक है. हम गांधीयन फेस कर रहे हैं. गांधी जी का हमने अराइवल से लेके उनके फाइनल कॉल ऑफ डू एंड डाई तक हमने देखा उनका क्या रोल रहा. व्हाट वाज द आइडियोलॉजी एंड फिलॉसफी बिहाइंड ऑल ऑफ दिस, और व्हाट वाज द फिलॉसफी बिहाइंड दिस पर्सनालिटी हिमसेल्फ. पहला, स्ट्रगल, ट्रू स्ट्रगल जो हमने पढ़ा. ठीक है. ऑल्टरिंग इंटेंस मास एक्शन विद क्वाइट फेसेस, कि इंटेंस मास मोबिलाइजेशन, फिर थोड़ा शांति का समय, फिर मास मोबिलाइजेशन, फिर शांति का समय, ताकि लोग ड्रेन आउट ना हो जाए. mass mobilization, bringing peasant, women, capitalist, tribal population on the same platform. सबको एक साथ इकट्ठे करना, एलीट क्लास से लेके ट्राइबल्स तक, वो जो खुद को मेन लैंड से दूर समझते हैं, जो खुद को मेन लैंड में इंक्लूडेड ही नहीं समझते हैं, उनको और एलीट क्लास को एक ही मंच देना, एक प्लेटफॉर्म पे लेके आना, एक कॉमन गोल पे उनको अग्री करवाना. दैट वाज द motive, or that was the objective of Gandhi ji. Okay. Then comes moral hegemony. Now this is very interesting also and important also. आप किसी और लीडर के कॉन्टेक्स्ट में मॉरल हेजिमनी या मोरालिटी का आइडिया नहीं देखेंगे, या मोरालिटी का वो कॉन्सेप्ट नहीं देखेंगे. ऐसा नहीं बाकी लीडर्स मॉरल नहीं थे, एथिकल नहीं थे, पर इंडिविजुअल मोरालिटी को एज अ वेपन यूज करना, या इंडिविजुअल मोरालिटी को एज अ टूल ऑफ प्रोटेस्ट यूज करना, दैट वाज समथिंग व्हिच वाज एडवोकेटेड बाय गांधी. डू यू अंडरस्टैंड?
समझ आ रहा है? गांधी जी ने क्या प्रोपोगेट किया था, वो क्या प्रमोट करते थे कि व्यक्ति को अपने आप में बहुत नैतिक होना चाहिए. योर मॉरल्स एंड एथिक्स शुड बी वेरी वेरी हाई, राइट? यही कहा था उन्होंने. Now defeating the British by systematically exposing its ethical illegitimacy. आप जब नैतिक होंगे, गांधी जी का कहना था कि अगर हम भारतीय लोग नैतिकता पे विश्वास रखेंगे, अगर हम अपनी लाइफ को मॉरली कंडक्ट करेंगे, तो हम ब्रिटिशर्स को उनके गलत एक्शन के लिए काउंटर कर सकते हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं. व्हाई ही नेवर सपोर्टेड वायलेंस? गांधी जी का मानना क्या था, वो क्यों वायलेंस को सपोर्ट नहीं करते थे? यस, देयर वाज लॉस ऑफ लाइफ, ये भी एक फैक्टर था, बट व्हाट वाज द मेन रीजन? कायदे से तो टिट फॉर टैट होना चाहिए था, जैसे को तैसा, जो बाकी लीडर्स ने प्रोपोगेट भी किया. उनका कहना था कि जो काम ब्रिटिशर्स कर रहे हैं, अगर हम वही करने लगेंगे तो हम उनके सामने खड़े नहीं हो पाएंगे, हम उनको उस चीज के लिए क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, हम उनको उस चीज के लिए एक्सपोज नहीं कर पाएंगे. आपने भी वायलेंस किया, मैंने भी वायलेंस किया, कोई अंतर नहीं, हिसाब बराबर वाली बात हो जाएगी, है ना? कैसे हम ग्लोबल लेवल पे ब्रिटिशर्स को क्वेश्चन करेंगे, कैसे हम मीडिया में ये दिखाएंगे कि सी दिस इज वन पार्टी, दिस इज वन अथॉरिटी जो इतनी ब्रूटल है, एंड देयर इज अनदर पार्टी, अनदर विक्टिम्स जो हैं वो अभी भी अपने मॉरल वैल्यूज पे चल के ही प्रोटेस्ट कर रहे हैं. So to counter somebody or to put somebody under pressure, आपको उससे हट के कुछ करना होता है ना. उससे हट के जब आप अपने चीजें करेंगे, अपने मॉरल्स को, अपने एक्शंस को रखेंगे, तभी तो क्वेश्चन कर पाएंगे. So that was the reason why Gandhi always propagated moral hegemony. Okay. Then comes very interesting part, that is जब हम हिस्टोरियोग्राफी पढ़ते हैं, इतिहास लेखन पढ़ते हैं जब हम, तो उसमें कुछ स्कूल ऑफ थॉट्स हैं. स्कूल ऑफ थॉट्स क्या होते हैं? अलग अलग हिस्टोरियन जो पर्टिकुलर विचारधारा में मानते हैं, पर्टिकुलर आइडियोलॉजी में मानते हैं. जब हम हिस्ट्री की बात करते हैं तो 3 मेजर स्कूल ऑफ थॉट्स आते हैं, ठीक है? मार्क्सिस्ट स्कूल, सबऑल्टर्न एंड नेशनलिस्ट. मार्क्सिस्ट स्कूल ऑफ थॉट के हिस्टोरियंस का गांधी जी के बारे में क्या कहना है? that he controlled mass radicalism to protect elite bourgeois interest. अब ये थोड़ा सा ध्यान देने वाला सेक्शन है. मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन कौन थे या उनकी क्या आइडियोलॉजी थी, मुझे कोई समझाओ. अगर मैं किसी से को, हिस्टोरियन भी छोड़ दो, अगर किसी को मैं कहूं कि ये व्यक्ति मार्क्सिस्ट विचारधारा से प्रभावित है, आप क्या समझते हैं इस चीज से? एक्सप्लॉयटेशन किया है. गुड. एनीथिंग एल्स? मुझे ये मतलब था कि जो मार्क्सिज्म है वो कैपिटलिस्ट के खिलाफ, जो भी प्रॉफिट वगैरह करेगा, प्राइवेट ओनरशिप नहीं होनी चाहिए. मार्क्स का कहना क्या था कि प्राइवेट ओनरशिप या कैपिटलिज्म से ही सारी प्रॉब्लम्स आ रही है, सारा एक्सप्लॉयटेशन जो है वो प्राइवेट ओनरशिप और वेल्थ को होल्ड करने से आ रहा है. जब कुछ लोगों के हाथ में इकोनॉमिक पावर आ जाती है तो वो अपने से लोअर क्लास को हमेशा एक्सप्लॉइट करते हैं, ठीक है? यहाँ पे जो मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन है या जो इस विचारधारा से प्रभावित इतिहासकार हैं, उनका मानना है कि गांधी जी कोई हित नहीं कर रहे थे लोअर क्लास के लोगों का, डिप्रेस्ड क्लास के लोगों का. गांधी जी ने मास को यानी कॉमन पीपल को, आम जनता को, भारत की आम जनता को एज अ टूल यूज किया. किसको बचाने के लिए? एलीट बॉर्गुइज के इंटरेस्ट को बचाने के लिए. यहाँ पे एलीट बॉर्गुइज किसको क्लेम किया जा रहा है? लीडर्स ऑफ आईएनसी. गांधी जी के सबके साथ अच्छे टर्म्स थे, ठीक है? मेनी लीडर्स वर इन्फ्लुएंस्ड बाय हिम. बहुत सारे डिसीजंस, क्या इनफैक्ट हम कह सकते हैं 90% डिसीजंस उनके कहने पे ही लिए जाते थे कांग्रेस में, भले वो कांग्रेस के फोर फ्रंट में नहीं थे, बट मेन डिसीजन मेकर्स में वो आते थे, ठीक है? तो मार्क्सिस्ट स्कूल ऑफ हिस्टोरियंस क्या कहते हैं कि महात्मा गांधी ने मासेस को मोबिलाइज किया, यानी आम जनता को इस्तेमाल किया
एलीट क्लास को या एलीट क्लास के इंटरेस्ट को फुलफिल करने के लिए, ठीक है। दिस इज वन क्लेम। सबऑल्टर्न्स क्या कहते हैं? सबऑल्टर्न्स कहते हैं कि जितने भी मास मूवमेंट्स थे जिसमें डायरेक्टली आम जनता इन्वॉल्व है, उसका सेंट्रल अथॉरिटी से बहुत कम कनेक्शन है, ठीक है। उनका मानना है कि आम जनता इतना ज्यादा एक्सप्लॉइट हो चुकी थी, इतना ज्यादा त्रस्त हो चुकी थी ब्रिटिशर्स के एक्सप्लॉइटेशन से, कि उन्होंने अपने लेवल पे प्रोटेस्ट किया है, अपने सोच समझ से प्रोटेस्ट किया है। इसका सेंट्रल अथॉरिटी पे या सेंट्रल अथॉरिटी का कोई डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट, यहाँ पे सेंट्रल अथॉरिटी क्या है? आईएनसी है, ठीक है। उनका मानना है कि आईएनसी के लीडर्स का कोई डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट इसमें हम नहीं देखते हैं। लोगों ने जो भी प्रोटेस्ट किए, जहां जहां पे भी आम जनता का पार्टिसिपेशन दिखा है, वो आम जनता ने अपने मन से, अपने सोच से किया है, क्योंकि एक्सप्लॉयटेशन ने इतना ज्यादा उन्हें परेशान कर दिया था, ठीक है। सो इट वाज अ रिजल्ट ऑफ डायरेक्ट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कॉमन पीपल। ओके, नेशनलिस्ट क्या कहेंगे? जो राष्ट्रीय इतिहासकार हैं, जिनका नेशनलिस्ट अप्रोच है, बहुत कॉमन सी बात है। नेशनलिस्ट कौन होते हैं? इफ आई एम टॉकिंग अबाउट समबडी कि इनके आइडियाज नेशनलिस्ट, राइट विंग लेफ्ट विंग सुना है आइडियोलॉजीज में? नेशनलिस्ट लेफ्टिस्ट सुना है? नेशनलिस्ट कम्युनिस्ट सुना है? तो जो राइट विंग है, सो कॉल्ड राइट विंग मतलब प्रो गवर्नमेंट, ठीक है, प्रो नेशन, आई वुड से। राइट विंग तो प्रो गवर्नमेंट हो गया, बट जब हम नेशनलिस्ट की बात करते हैं, देन प्रो नेशन, इन द फेवर ऑफ नेशन, नथिंग एल्स बट द नेशन। तो जो नेशनलिस्ट अप्रोच रखते हैं हिस्टोरियंस, वो क्या कहते हैं कि गांधी जी वर्कड एज अ कैटलिस्ट इन इंडियन नेशनल मूवमेंट। इंडियन नेशनल मूवमेंट को एक रैपिड पेस देने के लिए, एक तीव्र गति देने के लिए, एक मेजर पुश देने के लिए गांधी जी ने एज अ कैटलिस्ट काम किया। इज दैट क्लियर? क्यों? क्योंकि नेशनलिस्ट आइडियोलॉजीज जो है वो प्रो नेशन है, तो वो हमेशा राष्ट्र के हित में या नेशन के फेवर में बात करेंगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? डिफरेंस समझ आया तीन थॉट्स में, ठीक है। ओके, नाउ इस पर्टिकुलर टॉपिक से 3 क्वेश्चंस हैं। जो मेंस में आए हैं, ठीक है। हाउ डिफरेंट वुड हैव बीन द अचीवमेंट ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस विदाउट महात्मा गांधी? नाउ मैं ओके, आई गिव द क्वेश्चंस to each of you, different question to each of you, ठीक है। आप वो लिख के लाएंगे and then we will discuss about those points, ठीक है। So this will be written by Garima, you will write this, ठीक है। Bring out the constructive programs of अभी लिख लो please, or if you want to click the picture, मैं वैसे अपलोड कर दूंगी, but in case if I forget. Bring out constructive programs of Mahatma Gandhi during non-cooperation movement and सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ठीक है। अंजलि, यू विल राइट अबाउट दिस कि एनसीएम और सिविल डिसोबीडियंस के टाइम पे जो भी कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम्स चलाए महात्मा गांधी ने, यू विल राइट अबाउट दिस। एंड बोथ ऑफ you will write about the third question, that is explain why the Quit India movement is characterized as a spontaneous revolution. To what extent did it achieve its objectives? मैं दोबारा से एक्सप्लेन करूं या मैं दोबारा से रिपीट करूं इसको? Explain why the Quit India movement is characterized as a spontaneous revolution. To what extent did it achieve its objective? Is that clear? ठीक है। अभी हमने क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में लिखना है। प्लीज पुट अ हेडिंग क्विट इंडिया मूवमेंट।
Quit India movement 1942. It was third great wave great wave of India's struggle for freedom. Under leadership of Mahatma Gandhi. A very key point in this, next point mein likhna, this movement of Gandhi was more of a rejection of British rule than a traditional satyagrah. It influenced the events that occurred in Indian history for almost coming 5 years. For almost upcoming 5 years. Next point. The immediate causes could be referred as to failure of Cripps mission and difficulties caused by World War II. Gandhi should call for do or die in this movement. Next is, this movement demanded end to British rule end of British rule with immediate effect. यानी कि immediately हमें British rule खत्म करना है, comma formation of provisional government after World War II and declaration of free India. And the declaration of free India. Next point. As a result of it, major leaders of INC were arrested. However, the mass participation continued across the country. Next point. Although this movement did not attain immediate result, but it paved the way
for independence of India. Is that clear? Anishka, please show me the book. Do you have the book? Next we have RTCs, that is round table conferences. ठीक है. We will have RTC and the response to World War II. Okay. Then we will have Quit India movement हमने कर लिया है, तो इसके आगे पहले हम RTC करेंगे, then we will do World War II. ठीक है, क्या उसका इफेक्ट था इन इंडियन नेशनल मूवमेंट. Then we will do डिमांड फॉर पाकिस्तान and INA. ठीक है. Then we'll come to partition. It will take some time, but डिमांड फॉर पाकिस्तान एंड INA, ये दो इम्पोर्टेंट पार्ट है जिसमें हम पूरा सुभाष चंद्र बोस और INA के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है. Simon Commission. All right. Next class we will study about RTC. इतना समझ आया जो आज किया? गांधीयन फेज से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएगा तो कर लोगे. इसके PYQs प्रीलिम्स वाले प्लीज सॉल्व करके आना. ठीक है, कुछ याद नहीं रहेगा वरना इसमें फैक्चुअल डेटा है काफी. प्लीज डू सॉल्व PYQs and go through the chapter in the book, क्योंकि now the facts will be more, now the data is going to be more, years, the events, the participation, the leaders, नाम आएंगे, years of events आएंगे, chronology आएगी, 4 इवेंट्स दिए होंगे. ये बहुत ही कॉमन पैटर्न ऑफ क्वेश्चन है. 4 इवेंट्स दिए होंगे, आपको क्रोनोलॉजी में लगाना है. तो प्लीज डू सॉल्व दी PYQs, उसके बिना नहीं कर पाओगे. ठीक है, इज दैट क्लियर? ऑलराइट, विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास.